नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले पढ़ा। उस पर भी हम पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान के भागों का आज उल्लेख कर रहे थे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के प्रमुख भागों पर हम चर्चा कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा की थी। आज उसी के आगे का हमने दूसरा भाग लेके आए हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भाग नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उन चीजों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो लोगों ने हमारा पहले वाला भाग नहीं देखा है तो इससे पहले वाला भाग है वो हमारा देख ले। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें, फिर हम आपको जल्दी से ही जल्दी लाइव क्लास उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, उसी में बात करते हैं। आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 लेके आए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में हम ये चर्चा करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं तो हमने भाग 6 तक आपसे चर्चा कर ली थी। भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो हमने भाग 6 तक चर्चा कर ली थी, वहां तक हम सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ भी लिया था। अब हम आज लेके आए हैं भाग 7। तो यदि हम भारतीय संविधान के भाग 7 की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 7 है वो भाग 7 क्या है, निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। कब भैया समाप्त किया गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। तो कहने मतलब अब हमारे भारतीय संविधान में भाग 7 का उल्लेख नहीं बचा है। यदि आपसे पूछा जाए भाग 7 कब निरसित किया गया तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 8 की। किसकी बात करते हैं? भाग 8 की। जब हम लोग भाग 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है संघ राज्य क्षेत्र। क्या आता है भैया? संघ राज्य क्षेत्र की बात होती है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है वो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। तो कहने मतलब 239 से लेकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। कहने मतलब यदि हम बात करें एक अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो हम आर्टिकल के बाद अलग से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जिसे 239 है संघ क्षेत्र के बारे में परिभाषित किया गया, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर उसके बाद से 242 के बाद यदि हम अगला आ जाते हैं तो आगे देखते हैं भाग 9। आगे हमारा कौन सा भाग आएगा? भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट सा है। 243 से 243 अड़ा तक है। कहां तक है? 243 से 243 अड़ा तक है। यदि हम बात करें पंचायतें तो यहाँ पर भाग 9 ये हमारे मूल संविधान में जुड़ा हुआ था। भाग 9 पंचायतों के बारे में बात की गई थी, लेकिन हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन 1992 क्या था भाई? 73वां संविधान संशोधन 1992 जो था उसमें हम लोगों ने जब बात की थी तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो भाग 9 पंचायतें पहले से थी, लेकिन इसी में 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया था। मतलब कहने मतलब है यहाँ पर यदि हम देखेंगे शेड्यूल की बात करेंगे, जब अनुसूचियों की बात करेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे भाई? पंचायती राज प्रणाली को जोड़ी गई थी। ठीक है। उसके बाद भाग 9 का, भाग 9 का मतलब नगर पालिकाएं, मतलब नगर पालिका ये पंचायती राज व्यवस्था गांव से संबंधित थी, ग्रामीण विकास के लिए जोड़ी गई। फिर नगर पालिकाएं भाग 9 का में किसका उल्लेख किया गया? नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर नगर पालिकाओं के कानून बनाने के बारे में बात की गई। अभी तक पंचायतों के बारे में यहाँ पर कानून बनाने की बात हुई, उसके बाद यहाँ पर नगर पालिकाओं में कानून बनाने की बात की गई। तो नगर पालिकाओं में जो कानून बनाने की बात की गई वो भारतीय सब कहां पर? अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 तक। कहने मतलब 243 ता से लेकर या 6 तक जो जोड़े गए, इनमें जो कानून बनाए गए उनमें नगरीय विकास की बात की गई कि नगरों का विकास कैसे होगा,
उन पर ये विषय या कानून बनाए गए। तो नगर संबंधी आपसे कोई बात हो तो हम 243 से 243 या छाप के बारे में बात करेंगे। ये 74वां संविधान संशोधन 1992-93, कहने मतलब 92-93 में पारित हुआ और 93 में अंततः पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो कह 74वां संविधान संशोधन था जिसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई और ये भाग नंबर 9 में जो पंचायतें थी उसी पंचायतों में 9 का करके जोड़ दिया गया। इसके बाद देखो क्या हुआ, भाग 9 आया। क्या आया इसके बाद, भाग 9 की बात की गई। जब भाग 9 की बात की गई तो 9 में हमने देखा कि सहकारी समितियों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। अब सहकारी समितियां, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी जो हमारे सरकार के हिसाब से हमारे क्षेत्रों में कार्य करती थी या सहकारी क्षेत्र के हिसाब से कार्य करती थी। यदि हम बात करें तो एक किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रही। यदि हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो ये 243 ZN मतलब या जा से लेकर 243 ZT या ना तक जोड़ा गया। मतलब या जा से लेकर के या ना तक जोड़ा गया। ये देखो भैया भाग 9 जो जोड़ा गया था ये सहकारी समितियां थी। ये सहकारी समितियां जो थी 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। तो आपको याद रखना है नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। उसके बाद हम आगे के भाग की बात करें, किसकी बात करें, आगे की भाग की बात करते हैं। तो जब हम आगे के भाग की बात करेंगे, देखो यहां पर जब हम आगे की भाग नंबर 10 किसकी बात करते हैं, भाग नंबर 10 की यदि हम बात करें तो भाग 10 की जब बात करते हैं तो अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, मतलब अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र SC ST के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 244 से लेकर 244 का तक। कहने मतलब यदि हमसे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो हम कहां पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे 244 से 244 का तक अनुच्छेद को हम ढूंढेंगे। इन अनुच्छेद के बीच में बात करेंगे। या सीधे से बात 10 की बात की तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। उसके बाद हम बात करें भाग 11, किसकी बात करें, भाग 11 की बात करते। यदि हम भाग 11 की बात करते हैं तो संघवार राज्यों के बीच संबंध, कहने मतलब संघवार राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। भाग 11 में जब बात की गई है तो संघवार राज्यों के बीच संबंध। और यदि पूछा जाए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, तो 245 से लेकर 263 तक की बात की गई है। कहने मतलब भाग 11 संघवार राज्य क्षेत्र 245 से लेकर 263 तक की बात की गई है। 245 से लेकर दोस्तों 263 तक की बात की गई है। अब देखो जो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, इसको निम्न भागों में विभाजित कर दिया गया। क्या किया गया, इसको निम्न भागों में विभाजित कर दिया। एक तो विधायी संबंध, मतलब एक तो संघ और राज्य के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तो विधायी जो संबंध होते हैं, दूसरे हमारे प्रशासनिक संबंध होते हैं। एक तो विधायी मतलब होते हैं जो कानून से संबंधित होते हैं या विधायी शक्तियों के माध्यम से जुड़े होते हैं, दूसरे हमारे प्रशासनिक संबंधों से जुड़े होते हैं। यदि विधायी संबंध की बात करते हैं तो 245 से लेकर 255 तक, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी शक्ति संबंध की बात की गई है। इसकी बात की गई है, विधायी संबंध की बात की गई है। यदि हम बात करें प्रशासनिक संबंध, किसकी बात करते हैं, यदि हम प्रशासनिक संबंध की बात करें तो प्रशासनिक संबंध की बात 256 से लेकर 263 तक की गई। किससे की गई है, 256 से लेकर 263 तक। मतलब प्रशासनिक संबंध की यदि बात आती है तो 256 से 263 की बात की गई। तो ये भाग 11 की बात थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 12, किसकी बात करें, यदि हम भाग 12 की बात करते हैं तो देखो भाग 12 में जो परिभाषित किया गया है वो वित्त को परिभाषित किया गया है, संपत्ति को परिभाषित किया गया है एवं जो वाद विवाद होते हैं। कहने मतलब वित्त, संपत्ति एवं वाद विवाद को परिभाषित किया गया है। अब देखो यहाँ पर जब वित्त, संपत्ति एवं वाद विवाद को परिभाषित किया गया है तो यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 364 से लेकर 300 का तक। मतलब देखो यहाँ पर स्पष्ट बात है वित्त, संपत्ति एवं वाद विवाद। अब देखो यहाँ पर जो वित्त, संपत्ति एवं वाद विवाद के बारे में बात आ रही है, संविधाएं भी इसी में शामिल है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का तक की बात की गई। अब जब ये जो भाग 12 था
तो भाग 12 में देखो क्या क्या चीजें आई। तो भाग 12 में हमने देखो यहाँ पर सबसे पहले वित्त संबंधी, मतलब पैसे के संबंध में जब बातचीत हुई, तो जब पैसे की बात में वित्त संबंधी बात हुई, तो वित्त संबंधी बात 264 से लेकर के कहां तक की गई भैया, 291 तक। अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर 291 तक यही बात को किया गया है। उसके बाद देखो जब वित्त की बात हो गई तो ऋण की बात आई, तो ऋण लेन देन बात कहां से कहां तक चली। जब ऋण लेने की बात आई तो 292 से लेकर 293 तक, कहने मतलब 292-93 में ऋण की बात की गई। जो हम लोग ऋण लेते हैं उसके बारे में जो प्रावधान किया गया, जो बात की गई, ये बात कहां पर की गई भैया, ये बात हमारी 292 और 93 के आर्टिकल में की गई है। उसके बाद देखो संपत्तिवाद एवं संविदाएं, मतलब जो संपत्ति के वाद होते हैं और जो संविदाएं की जाती हैं, मतलब जो संविदा की प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 294 से लेकर 300 के बारे में उल्लेखित किया गया। कहने मतलब संपत्तिवाद एवं संविदाओं की यदि बात की जाए, संपत्तिवाद एवं संविदाओं की बात की जाए तो भैया किसमें उल्लेखित किया गया, 294 से लेकर के 300, अनुच्छेद नंबर 294, 295, 96, मतलब इस तरह से लेकर के 300 तक इसको परिभाषित किया गया है। अब भाई देखो यहाँ पर क्या आया, अगला आया संपत्ति का अधिकार। देखो ये पहले हमारा जो संपत्ति का अधिकार होता था, ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ये हमारा क्या था भाई, मूल अधिकार था। क्या था, हमारा मूल अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था ये मूल अधिकार था, लेकिन अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं बचा है। अब ये हमारा क्या है, एक विधिक अधिकार है। मतलब जो 300 का आर्टिकल नंबर 300 का में जोड़ दिया गया, इसको भाई जो 31 में था उसको वहां पर निश्चित कर दिया गया था। यहाँ अब कहां पर जोड़ा गया, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद नंबर 31 में था, यह हमारा मूल अधिकार था, वहां से इसको समाप्त कर दिया गया और जो संपत्ति का अधिकार बना वो 300 का में बना। अब ये हमारा कैसा अधिकार हो गया है, ये विधिक अधिकार हो गया है, एक कानूनी अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हुआ भैया, ये विधिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है। अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं बचा है। पहले क्या था भैया, ये हमारा मूल अधिकार होता था, लेकिन अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। ये केवल हमारे लिए क्या बचा है भैया, ये हमारा एक कानूनी अधिकार बन गया है, ना कि अब ये हमारा मूल अधिकार बचा है। तो यहां तक बात समझ गए भैया। देखो यहां तक बात जब आई तो ये कैसा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो वो हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये हमारा एक विधिक अधिकार है, या हम कह सकते हैं विधि द्वारा बनाया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं बचा। इससे पहले ये हमारा क्या होता था, मूल अधिकार होता था। तो देखो यहाँ पर इतनी चीजें भाग 12 तक के हमने इधर देखा। अब आइए हम इधर देखते हैं आगे। यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं भाग 13, किसकी बात करते हैं, भाग 13 की यदि हम बात करते हैं, तो जब हम भाग 13 की बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हमारी बात क्या आ रही, भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, कहने मतलब व्यापार करना, अपने व्यापार को बढ़ावा देना, वाणिज्य तथा समागम मतलब व्यापार संबंधी बड़े केंद्रों को स्थापित करना, मतलब बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों का समागमन होना, उनको एक साथ बैठकर मीटिंग होना, इस प्रकार की बातों का उल्लेख अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक किया गया है। भाई भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, कहने मतलब भाग 13 में परिभाषित किया गया है। किसमें परिभाषित किया गया, भाग 13 में परिभाषित किया गया है। लेकिन ये सारी जो प्रक्रियाएं होंगी, यदि हमसे बात की जाती है तो आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक परिभाषित किया गया है। अब देखो इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण भाग 14 है। क्या है भैया, महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, 14 है। जब एक बहुत महत्वपूर्ण भाग 14, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, कहने मतलब कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो संघ और राज्य के अधीन कार्य करती हैं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, तो जब हम संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की जाए
तो आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 के बारे में उल्लेखित किया गया है। यह संघ और राज्य के बीच सेवा की बात की जाती है। तो हमारा पहले विचार जाना चाहिए कि हम कहां अनुच्छेद ढूंढेंगे। तो देखो अनुच्छेद याद करने का यही तरीका है कि जब संघ एवं राज्यों की बीच सेवाओं की बात की जाए तो 308 से 323 के बीच के अनुच्छेद हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में बात की जा रही है। सबसे पहले तो यही ध्यान में आना चाहिए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बारे में बात की जा रही। तो संघ राज्य की सेवाओं की जैसे ही बात आती है तो हम 308 से लेकर 323 के बीच में हम अनुच्छेद को वहां पर खोजते हैं। अब देखो इनकी जो संघ और राज्य की भी जो सेवाएं हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो सेवाएं हैं जो हमारी 308 से 314 तक, मतलब कुछ ऐसी सेवाएं जो हमारे मूल नागरिकों को दी जाती हैं, और कुछ हमारी क्या है लोक सेवाएं हैं। क्या है? कुछ हमारी लोक सेवाएं हैं जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो 315 से लेकर 323 तक दी जाती हैं। यदि हम बात करें हमारी प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो लोक सेवाओं की यदि हम बात करते हैं तो हमारे तीन हुए। कौन है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। मतलब ये हमारी जो क्या होती है भैया, आईएएस हमारी क्या है? ये प्रशासनिक सेवा है। आईएफएस क्या है? ये भी हमारी प्रशासनिक सेवा है। और आईएफएस क्या है? ये भी हमारी एक प्रशासनिक सेवा है। तो तीन प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं की बात की जाए तो तीन प्रकार की हमारी प्रशासनिक सेवाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लोक सेवाओं की बात की जाए तो लोक सेवाएं जो है वो 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद में वर्णित की गई हैं। तो यहां तक समझा। अब देखो हम लोग बात करते हैं निर्वाचन की। किसकी बात करते हैं? निर्वाचन। तो जो हमारा निर्वाचन है, देखो बहुत क्वेश्चन पूछा था, निर्वाचन भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? निर्वाचन भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? देखो बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम ये बात करें निर्वाचन की तो निर्वाचन भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निर्वाचन की बात की जाए तो 324 से लेकर 332 का तक, मतलब निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15, कितना है? भाग 15 अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 332 का तक परिभाषित किया गया है। कहने मतलब ये निर्वाचन की बात की जाती है तो 324 से लेकर 329 का तक परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया भैया? निर्वाचन को परिभाषित किया गया है। जब निर्वाचन संबंधित जो कोई हम बात करेंगे तो हम इस के बीच के अनुच्छेदों की खोज करेंगे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो भाग 16 किसकी बात आई। अब हम जब आगे बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि भाग 16 हम देखते हैं तो भाग 16 का मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। किसकी भाई बात आई? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए क्या है? एक विशेष प्रावधान किया गया है। तब देखो जब हम विशेष उपबंधों की बात करें, कुछ वर्गों का मतलब यही हो गया एससी, एसटी, ओबीसी आदि वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। ये जो भारतीय संविधान में जो उल्लेखित किए गए हैं भाग 16 में उल्लेखित किए गए हैं। किसमें उल्लेखित किए गए हैं? भाग 16 में उल्लेखित किए गए हैं। जब हम भाग 16 की बात आती है तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों की बात आती है। कहने मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में कुछ प्रावधान किए गए होंगे। तो वो जो है आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 का तक उल्लेखित किए गए हैं। कहने मतलब 330 से लेकर 342 का तक हमें कुछ वर्ग हैं उनके विशेष उपबंधों की चर्चा यहां पर की गई है। तो क्या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की बात की जाए तो विशेष उपबंधों की बात की जाती है तो 334 से लेकर 342 का तक। अब देखो जो एक बहुत महत्वपूर्ण है वो भाग 17। क्या है? भाग 17। यदि हम भाग 17 की बात करें तो देखो जब भाग 17 की बात आती है तो यहां पर देखो राजभाषा। क्या है? हमारी राजभाषा। जो हमारी राजभाषा वो हिंदी है। क्या है? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो हम जब भाग 17 की बात की जाती है तो भाग 17 की जब बात आए तो हम राजभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजभाषा की बात करते हैं। तो राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। मतलब 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में उल्लेखित किया गया है। अब देखो राजभाषा के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए अब वो अलग अलग कैसे हैं? तो संघ की राजभाषा, देखो संघ की राजभाषा अलग होगी, मतलब एक संघ की राजभाषा होगी। तो संघ की राजभाषा
343 और 344 में उल्लेखित की गई है। कहने मतलब केंद्र की एक राजभाषा होगी, जो संघ की पूरी राजभाषा होगी वो अलग, वो प्रावधान किया गया है 343 से 344 तक होगी। अब देखो प्रादेशिक भाषाओं की बात की जाए तो प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक। कहने में प्रत्येक राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी, मतलब प्रत्येक राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी। और इन्हीं 343 से 345 से 347 के बीच में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्राचार्य जो भाषा करेगा, मतलब जिस भाषा में होगी वह उस राज्य की प्रादेशिक भाषा होगी। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य को अपनी राज्य भाषा में उससे पत्राचार की बात कर सकता है या पत्राचार कर सकता है, ऐसा जो प्रावधान है, ऐसी जो भाषाएं हैं वो क्या होंगी भाई 345 से 347 अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है। अब देखो यहां पर जब इसकी प्रादेशिक राज्य की भाषा हो गई तो हम ये राज्य की भाषाओं के बाद यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, ये राज्य की भाषाओं को देख ले तो एक राज्य दूसरे राज्य को जो पत्राचार करेगा, जो अपनी व्यवहारिक सीमा को आदान प्रदान करेगा, जो भाषा में बातचीत करता है वह प्रादेशिक भाषा होती है। तो प्रादेशिक भाषाएं 345 क्या है भैया 345 से 347 तक उल्लेखित की गई है। यह भारतीय संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं। देखो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं, तो देखो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं आर्टिकल नंबर 348 से लेकर 349 तक परिभाषित किया गया है। कहने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होगा और जो उच्च न्यायालय होगा इनकी भाषाएं क्या होंगी। तो देखो जो जिस स्टेट का होगा, एक तो जो केंद्र का होगा उसकी जो भाषा होती है वो क्या होती है अंग्रेजी है, क्या है भैया अंग्रेजी है। लेकिन जो जिस राज्य का होगा उसकी भाषा क्या होगी राज्य भाषा होती है, तो इसका जो निर्णय होगा वो अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। या हम कह सकते हैं प्रदेश का जो न्यायालय होगा तो उस प्रदेश की भाषा का उल्लेख किया जाएगा। तो हमारी जो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो माध्यम अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी भाषा को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। और आर्टिकल नंबर 348 से लेकर 349 तक इसका प्रावधान किया गया है। अब देखो उसके बाद विशेष निर्देश, कहने मतलब भाषा के संबंध में कुछ विशेष उपबंधों की भी बात की गई है, विशेष निर्देशों के बारे में भी बताया गया है। इन विशेष जब निर्देशों की जब बात की जाएगी तो इसमें हम दोस्तों क्या देखेंगे, जब दोस्त देखेंगे 351 से 351 तक। कहने मतलब जब विशेष निर्देश की बात की जाए, भाषा के संबंध में विशेष निर्देश किए जाए तो वो 350 से लेकर 351 के अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है। तो देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजों पर हमने बात की, तो विशेष निर्देश की बात की। उसके बाद हमने देखा जो हमारा अगला भाग आता है, अगला भाग है भाग 18। क्या है भाग 18। देखो जब भाग 18 की बात करते हैं तो आपात उपबंध, मतलब आपात उपबंध मतलब संकटकालीन दशाएं। जब कोई संकटकालीन दशाएं होती हैं या कोई संकट की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी परिस्थिति को निपटने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का उल्लेख किया गया है। कहने मतलब हमारा जो संविधान है संकटकालीन दशाओं में हमारे संविधान के कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कहने मतलब विशेष प्रावधान वो क्या है आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक उल्लेखित किया गया है। अब देखो यदि हम बात करें आपात की उपबंध की बात करें तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के प्रमुख आपातों की उल्लेखित की गई है। कहने मतलब हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात को उल्लेखित किया गया है, या 3 प्रकार के हम आपातकालीन घोषणाएं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 352, तो आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। क्या की जाएगी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। जब राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, जब अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे या एक उसकी सीमा पर प्रहार कर दे या ऐसी कोई विकराल समस्या आ जाए जिससे संपूर्ण देश का विनाश होने वाला है, ऐसी दशा में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ये प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
तो यहाँ पर 352 में राष्ट्रीय आपात को उल्लेखित किया गया। किसको? राष्ट्रीय आपात को उल्लेखित किया गया। 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, यदि किसी राज्य में मान लीजिए कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, जो राज्य वहां की जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही, या वहां की सरकार अल्पमत में है, कहने मतलब पूर्ण बहुमत में नहीं है, यदि वहां की सरकार पूर्ण बहुमत पे नहीं है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 356 में बात की जाए तो राज्य आपात की उद्घोषणा की जाती है। किसकी उद्घोषणा की जाती है? राज्य आपात की उद्घोषणा की जाएगी। तो 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य आपात, मतलब राज्य का आपात या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य आपातकाल की घोषणा की जाएगी। इसके बाद देखो हम बात करते हैं वित्तीय आपात। यदि हमारे यहाँ भारत में क्या हो जाए भाई, पैसों का लेन देन संबंधी बहुत बड़ी समस्या आ जाए या पैसे से संबंधित कोई व्यवस्था ऐसी फेल हो जाए, तो वहां पर उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है, तो हमारे यहाँ आर्टिकल नंबर 360 का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 360 का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात की घोषणा की जाएगी, मतलब हमारा वित्तीय आपात घोषित कर दिया जाएगा। और अभी तक भारत में कोई वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। अब तक भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। याद रखना है, भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हो पाई है। ये सारे जो आपातकालीन दशाएं हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा संचालित की जाएंगी। अब देखो यहाँ पर ये हमारे आपातकाल के विशेष उपबंध प्रावधानित किए गए हैं 352 से लेकर 360 तक। अब देखो उसके बाद भाग 19 की जब बात आती है तो भाग 19 में प्रकीर्णन की बात की गई, बिखराव की बात की जाती है, प्रकीर्णन संबंधित बात की गई। तो आर्टिकल नंबर 361 से लेकर 367 तक प्रकीर्णन को परिभाषित किया गया है। अब देखो जो अगला जो महत्वपूर्ण है वो है भाग 20 संविधान संशोधन। कहने मतलब ऐसी कोई प्रणाली है जो हमारे हित में नहीं है, तो हम यदि कोई ऐसी प्रणाली जो हमारे हित में हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, ऐसी प्रक्रिया को संविधान संशोधन मतलब आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया लाते हैं। अब देखो संविधान संशोधन दो प्रकार का होगा, एक विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा क्या होता है भाई, एक साधारण बहुमत द्वारा। तो एक विशेष बहुमत द्वारा होता है, एक साधारण बहुमत द्वारा होता है। जब हमें संविधान संशोधन करना होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो जाए और उसके बाद हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जारी कर देते हैं और राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। कहने मतलब आर्टिकल नंबर 368 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बताया गया है। फिर देखो भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात की गई है, किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 369 से 392 तक। कहना मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन मतलब जो स्थायी रूप से नहीं है लेकिन संक्रमण के समय विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। 369 से लेकर के कब तक किया गया भैया? 369 से लेकर 392 तक ऐसी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अब लास्ट भाग पढ़ेंगे, भाग नंबर 22। कितने भैया है? भाग नंबर 22। तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन आर्टिकल नंबर 393 से 395 में उल्लेखित किया गया है। तो हमने देखा आज 22 भाग भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में बात की। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद हम इसी तरीके से हम अनुच्छेद को भी याद कर सकते हैं। हम अपने गेस के माध्यम से, हम अपने प्रयोग के माध्यम से हम इसको विशेष एक तरीके से याद करें, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक अनुच्छेद को भी याद कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। फिर आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।